फ्रीबीज की ये पॉलिटिक्स कुछ स्टेट्स को इतने गहरे फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल चुकी है कि अब वो एक डेट ट्रैप में फंस चुकी है। पंजाब इतना डेट ले चुकी है कि उनका डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो 46% पहुंचने वाला है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। सभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने महालक्ष्मी स्कीम लॉन्च की थी। इसको हमने महालक्ष्मी योजना नाम दिया। एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। जुलाई 2022 के एक स्पीच में मोदी जी ने खुद फ्रीबीज को क्रिटिसाइज किया था, मगर उसके सिर्फ 2 साल बाद महाराष्ट्र और दिल्ली इलेक्शंस में क्या हुआ आप सब जानते हो। और जब कर्नाटक के पॉलिटिशियंस को इस बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने ब्लेम गेम ही शुरू कर दिया। कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम कर रही है तो बीजेपी कांग्रेस को, लेकिन इस ब्लेम गेम में असली बोझ तो एक आम आदमी ही उठा रहे हैं। तो जिनको नहीं पता, फ्रीबीज मतलब वो चीजें या सुविधाएं जो कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी सबको फ्री में देती है, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फ्री कैश। जी हाँ, तो ये जो गवर्नमेंट आम जनता के लिए फ्री ऑफर्स लाती रहती है, इन्हें हम फ्रीबीज कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फ्री की चीजें सच में फ्री है या फिर सरकार बाद में ये पैसे हमसे ही वसूल लेती है। और ये जो पॉलिटिशियंस फ्री में चीजें देने का वादा करते हैं, ये कोई अपनी जेब से नहीं देते, ये हमारा पैसा है, यानी हम टैक्स पेयर्स का पैसा है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फ्रीबीज का पैसा यानी हम टैक्स पेयर्स का पैसा सही जगह यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि ये सारी फ्री की चीजें नुकसानदायक नहीं होती। फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, ये सब वेलफेयर स्कीम्स है और उल्टा ये हमारी इकोनॉमी को काफी बढ़ावा देता है। आप खुद सोचिए, अगर एक गरीब घर का बच्चा अच्छी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो कल जाकर वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की लाइफ को सुधारने में मदद करेगा और देश की जीडीपी बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसीलिए काफी डेवलप कंट्रीज में भी एजुकेशन या तो फ्री या नॉमिनल फीस में प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उन फ्रीबीज के बारे में बात करेंगे जो आम जनता और इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म रिलीफ जरूर देती है, मगर लॉन्ग टर्म में ये हमारी इकोनॉमी को बर्बाद ही कर रही है। तो चलिए अब फ्रीबीज की वजह से होने वाली 3 सबसे बड़ी समस्याओं को जानते हैं। सबसे पहली समस्या है, फ्रीबीज अब एक वोट बैंक पॉलिटिक्स बनती जा रही है। ये पॉलिटिशियंस कोई लोगों के भले के लिए फ्रीबीज नहीं बांट रही है, इन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी जो हमेशा से फ्रीबीज का विरोध करती थी, आज वही बीजेपी हर स्टेट इलेक्शन से पहले फ्रीबीज बांट रही है। जुलाई 2022 के एक स्पीच में मोदी जी ने खुद फ्रीबीज को क्रिटिसाइज किया था, मगर उसके सिर्फ 2 साल बाद महाराष्ट्र और दिल्ली इलेक्शंस में क्या हुआ आप सब जानते हो। कल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। उसी तरीके से 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को वह भी दिया जाएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक पार्टी कहती है कि हमें वोट दो, हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। वही दूसरी पार्टी कहती है कि हमें वोट दो, हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। फिर तीसरी पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को 3000 रुपए देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन एक बिडिंग वॉर बन गया हो। जो पार्टी सबसे ज्यादा पैसा देगी वोट उसी को मिलेगा। आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन असली सच तो यही है कि आजकल सभी पार्टी सिर्फ फ्री कैश का लालच देकर वोट्स खरीद ही रही है। अब दूसरी बड़ी समस्या है, फ्रीबीज इज डिस्ट्रॉइंग आवर इकोनॉमी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई सरकार या पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबीज अनाउंस करती है तो उसका सीधा असर स्टेट की इकोनॉमी और उनके लोगों पर पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कर्नाटका, जहां 2023 के असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे, जैसे कि हर फैमिली की फीमेल हेड के लिए 3000 रुपए पर मंथ, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए 2000 रुपए पर मंथ, अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1500 रुपए पर मंथ, कर्नाटका की हर महिला के लिए फ्री बस ट्रेवल और 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी। और ये सारे फ्री स्कीम्स का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 60,000 करोड़ रुपीस था। 2023 में कांग्रेस को इलेक्शन जीतने में ये फ्रीबीज की स्ट्रेटेजी काम जरूर आई, मगर उन फ्रीबीज का असर आज कर्नाटका की इकोनॉमी और उनके आम लोगों पर साफ दिख रहा है। क्योंकि जुलाई 2024 में ही कर्नाटका गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर 3 रुपए और डीजल पर 3.5 रुपए से सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ता है, जिस वजह से
ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, डेली एसेंशियल आइटम्स सब कुछ महंगा हो जाता है। पेट्रोल और डीजल को छोड़कर और भी कई चीजों के दाम बढ़ चुके हैं कर्नाटका में। कुछ महीने पहले ही सरकार ने बैंगलोर मेट्रो के कई रूट्स पर फेयर्स बढ़ा दिए थे, जिस वजह से वहाँ प्रोटेस्ट भी हुए थे। और अब तो कुछ दिनों में मिल्क, वाटर टैरिफ्स, इलेक्ट्रिसिटी और बस फेयर्स के रेट्स भी बढ़ने वाले। ऊपर से इतने प्राइस हाइक्स के बाद भी कर्नाटका गवर्नमेंट अपनी फ्री स्कीम्स को टाइम पर फंड ही नहीं कर पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें हर फैमिली की वुमेन हेड को 2000 रुपये पर मंथ देने का वादा किया गया था, उसकी पेमेंट कई महीनों से नहीं की गई है। यानी एक तरफ लोगों को फ्रीबीज की वजह से महंगाई की मार खानी पड़ रही है और दूसरी तरफ लोगों को वही फ्रीबीज के बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे। और जब कर्नाटका के पॉलिटिशियंस को इस बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने ब्लेम गेम ही शुरू कर दिया। कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम कर रही है तो बीजेपी कांग्रेस को, लेकिन इस ब्लेम गेम में असली बोझ तो एक आम आदमी ही उठा रहे हैं। ये तो कर्नाटका की बात हुई। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 2024 के असेंबली इलेक्शन से पहले महायुति अलायंस यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने कई बड़े प्रॉमिसेस किए थे, जिसका टोटल कॉस्ट लगभग 96,000 करोड़ रुपीस था। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। महाराष्ट्र के रेवेन्यू का लगभग 19% सिर्फ फ्रीबीज बांटने में जा रहा है। आसान भाषा में कहूँ तो अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5 रुपए कमा रही है तो उसमें से 1 रुपए तो सिर्फ फ्रीबीज बांटने में जा रहे हैं। कंपैरिजन के लिए अगर आप महाराष्ट्र के रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर के टोटल बजट को मिला भी लो तब भी फ्रीबीज का बजट उनसे ज्यादा होगा। ऊपर से इसी साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने केपेक्स बजट को 8,000 करोड़ से कम कर दिया है। तो जिनको नहीं पता, केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चे होते हैं जो सरकार स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाती है। केपेक्स बजट का कम होना इसलिए शॉकिंग है क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और कई इंडियन स्टेट्स केपेक्स बजट को अग्रेसिवली बढ़ा रहे, वही दूसरी साइड महाराष्ट्र वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट होने के बावजूद केपेक्स बजट को कम कर रही है। और आयरनी देखिए, एक साइड स्टेट में 96,000 करोड़ तक के फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं और दूसरी साइड कई कॉन्ट्रैक्टर्स के 90,000 करोड़ तक के पेमेंट पेंडिंग है। महाराष्ट्र के 96,000 करोड़ के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा माझी लाडकी बहन योजना का है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की 2.5 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपए पर मंथ देने का वादा किया गया था, जिसका टोटल कॉस्ट 46,000 करोड़ रुपीस पड़ता है। ये शायद से इंडिया में सबसे कॉस्टलीस्ट फ्रीबी स्कीम है और कई लोगों का यही मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए अनाउंस की गई थी, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन के चलते इलेक्शन के सिर्फ 4 महीने बाद इस स्कीम के कॉस्ट को 46,000 करोड़ रुपीस से घटाकर 36,000 करोड़ रुपीस करा दिया है। फ्रीबीज की ये पॉलिटिक्स कुछ स्टेट्स को इतने गहरे फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल चुकी है कि अब वो एक डेट ट्रैप में फंस चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की, जहां 2022 के असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने कई बड़े प्रोमिसेस किए थे, जैसे कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली और हर 18 वर्ष से ऊपर की महिला को 1,000 रुपए पर मंथ। आज हालत ये है कि पंजाब के टोटल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 40 से 45% सिर्फ फ्रीबीज बांटने में जा रहा है। स्टेट का टोटल डेट 3.74 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। स्टेट को एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। पंजाब इतना डेट ले चुकी है कि उनका डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो 46% पहुंचने वाला है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। पंजाब ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबी है, फिर भी लगातार स्टेट गवर्नमेंट फ्रीबीज बांटे ही जा रही है। अब तक हमने देखा कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट फ्रीबीज की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है, लेकिन सोचिए अगर यही ट्रेंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया तो देश की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ 2024 में होने वाला था, जहां लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने महालक्ष्मी स्कीम लॉन्च की थी। चुनाव जीतने के एकदम बाद ये शुरू हो जाएगी। इसको हमने महालक्ष्मी योजना नाम दिया। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। करोड़ों महिलाएं चुनी जाएंगी। हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी। एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। इस स्कीम के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था कांग्रेस ने। सिंपल मैथ लगाया जाए
तो इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ गरीब परिवार है। अगर सभी को 1 लाख रुपए दिया जाए तो इस स्कीम का टोटल कॉस्ट 2.5 लाख करोड़ हो सकता है। शॉकिंगली ये हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर के कंबाइंड बजट से भी ज्यादा है और ये 2.5 लाख करोड़ मैंने सिर्फ एक एस्टिमेशन लिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कीम का टोटल कॉस्ट 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता था। अगर ऐसा होता तो देश के रेवेन्यू का लगभग 16% सिर्फ इस स्कीम पर लग जाता। लेकिन यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये स्कीम कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। बट क्लियरली ये एक फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल स्कीम थी जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए अनाउंस की गई थी। अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रीबीज इज अनफेयर फॉर टैक्स पेयर्स। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि ये जो फ्रीबीज बांटे जाते वो हम टैक्स पेयर्स के पैसों से बांटे जाते, बट मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स को ये फ्रीबीज के बेनिफिट्स मिलते ही नहीं है। एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर जो देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसको इन रिटर्न हार्डली कुछ मिलता है। वही जो लोग इकोनॉमी में सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें इन रिटर्न फ्रीबीज के नाम पर सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। एक मिडिल क्लास को प्रॉब्लम इस बात से बिल्कुल नहीं है कि उन्हें फ्रीबीज के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि उन्हें बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिल रही, ना अच्छी सड़कें, ना साफ हवा और पानी, और फ्रीबीज की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है वो अलग। अब तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन के टाइम अनाउंस होने वाले फ्रीबीज पर सवाल उठाए और कहा कि हम फ्रीबीज की वजह से ऐसे लोगों का ग्रुप बना रहे जो दूसरों पर डिपेंडेंट है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वो खुद एक एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली से आते हैं और महाराष्ट्र में अनाउंस होने वाली फ्रीबीज की वजह से एग्रीकल्चरिस्ट को लेबरर्स मिलना मुश्किल हो गया था। अगर बिना किसी मेहनत किए लोगों को फ्री पैसे मिल रहे तो कोई मेहनत ही क्यों करेगा। अब ये फ्रीबीज के वायरस को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का इंटरवेंशन। अब क्योंकि आजकल किसी न किसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी इस फ्रीबी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है तो पार्लियामेंट में तो इस पर स्ट्रिक्ट रूल्स बनना काफी मुश्किल है, इसलिए जुडिशरी को स्टेप इन करना ही होगा। गाइडलाइंस या डायरेक्टिव्स के जरिए उन्हें फ्रीबीज पे लगाम लगाना ही पड़ेगा, वरना ये फ्रीबी का कल्चर हमारे देश को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। सोल्यूशन नंबर 2 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्यादा पावर्स देना। अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास लिमिटेड पावर्स है, जिस वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले बिना किसी रोक टोक के फ्रीबीज बांटे जा रही है। अगर उन्हें ज्यादा पावर्स दी जाए तो वो पार्टीज पर एक्शंस ले सकती है, जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना या फिर रूल्स तोड़ने पर उन पे फाइन लगाना। अब सोल्यूशन नंबर 3 है वोटर्स को एजुकेट करना। फ्रीबीज रोकने का सबसे बड़ा पावर और किसी के पास नहीं बल्कि हम और आप जैसे वोटर्स के हाथों में। अगर वोटर समझ जाए कि फ्रीबीज सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है मगर लॉन्ग टर्म में वो उन्हीं को बर्बाद कर रही है, तो वो सिर्फ फ्री चीजों के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए भी वोट करेंगे। अब अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर डेवलप कंट्रीज फ्रीबीज बांट सकती है तो इंडिया क्यों नहीं। तो दोस्तों हमें ये समझना होगा कि डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रांग है, जबकि इंडिया में कई स्टेट्स अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तलवार की धार पे रख के फ्रीबीज बांट रहे हैं। अगर किसी स्टेट की इकोनॉमी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है तो फ्रीबीज बांटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर स्टेट ऑलरेडी डेट में डूबा पड़ा है फिर भी बिना किसी प्लानिंग के स्टेट फ्रीबीज बांटे ही जा रही है तो इसका असली बोझ स्टेट की इकोनॉमी और उनके आम जनता पर पड़ता है। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इंडिया में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फ्रीबीज के बेनिफिट्स मिलना जरूरी है। ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट को पॉलिसीज केयरफुली प्लान करके इम्प्लीमेंट करनी होगी और ऐसे स्कीम्स को प्रमोट करना चाहिए जिससे लोगों का भविष्य सुधर सके। और आजकल पॉलिटिशियंस गरीबों को फ्री कैश ट्रांसफर कर रही है, यानी बिना किसी मेहनत के उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज रही है। ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये गरीब को और डिपेंडेंट बना रहा है। अगर सरकार सच में गरीबों की मदद करना चाहती है तो उन्हें फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहिए, जिससे वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म रिलीफ से ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट। अगर आप भी चाहते हो ये फ्रीबीज का वायरस जल्द से जल्द खत्म हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।